मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया था, जिसमें पार्ट 1 के बारे में भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं राज्य क्षेत्र का टॉपिक किया था। और संघ एवं राज्य क्षेत्र के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि 1947 में जब देश क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो उस समय अपने लोगों के ऊपर क्या करना था, शासन करना था। और ये शासन करने के क्रम में उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। और सबसे बड़ा चैलेंजेस ये था कि किस तरीके से भारत अपने सोवेरेनिटी की, अपनी संप्रभुता की रक्षा करे, और किस तरीके से जो छोटे छोटे जो है देशी रियासत हैं, लगभग 562 देशी रियासतों को कैसे जो है भारत में एकीकरण किया जाए। ये सभी चुनौतियाँ थी। इन सभी चुनौतियों में सबसे जो बड़े मेजर इशूज थे, 3 थे, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर JNK। तो 3 चुनौतियां महत्वपूर्ण थी, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर। ये तीनों ऐसे क्षेत्र से जो या तो कह रहे थे कि मैं पूरी तरीके से स्वतंत्र रहूँगा या पाकिस्तान में मिलूँगा, भारत में वो मिलने का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इस आधार पर जूनागढ़ को क्या किया गया, जन्म संग्रह रेफरेंडम के आधार पर मिलाया गया। और जब वहाँ का शासक कहाँ चला गया, पाकिस्तान चला गया। हैदराबाद को सैनिक कार्यवाही के माध्यम से मिलाया गया, जिसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो चलाया गया, जिसके आधार पर हैदराबाद को सैनिक कार्यवाही या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है अखंड भारत में शामिल किया गया। जम्मू एंड कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके मिलाया गया। वहाँ के शासक राजा हरि सिंह थे। राजा हरि सिंह जो डोगरा वंश के थे। तो इस आधार पर इन तीनों क्षेत्रों को क्या किया गया, भारत में एकीकरण किया गया। तो आज हम लोग क्लास में यह देखेंगे कि आर्टिकल 1 के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारतीय संघ से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। लेकिन अमेरिका में जो है क्या होता है, अमेरिका में वहाँ के राज्य जो है क्या हैं, उस संघ से क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। उसके अलावा हम लोगों ने बात किया था कि भारतीय संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का, संघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि उसके स्थान पे यूनियन शब्द का प्रयोग, संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने आर्टिकल 2 के बारे में बात किया था। और आर्टिकल 2 में कहा था कि आर्टिकल 2 के अंतर्गत या अनुच्छेद 2 के अंतर्गत वैसे क्षेत्रों को भारतीय सीमा में या भारत में शामिल किया जाता है जो पहले से भारत के हिस्सा नहीं रहे हों। तो वैसे क्षेत्रों को आर्टिकल 2 के अंतर्गत क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। फिर आर्टिकल 3 में हम लोगों ने बात किया था कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत किस तरीके से किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाए। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य है और यहाँ के प्रशासन को लगे कि उत्तर प्रदेश का नाम बदल के उत्तम प्रदेश कर दिया जाना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में या ऐसे प्रक्रिया को करने के लिए आर्टिकल 2 का प्रयोग होता है। उसके अलावा किसी 2 राज्य को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए, या एक राज्य को बांटकर कई राज्य बना दिए गए, तो ये सारे प्रोसीजर, सारे तरीके जो है आर्टिकल 3 के अंतर्गत क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। उसके अलावा आर्टिकल 4 में हम लोगों ने बात किया था, अनुच्छेद 4 में हम लोगों ने बात किया था कि ये जो आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत जो अमेंडमेंट किए जाएंगे, वह अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंतर्गत अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे। और ऐसे अमेंडमेंट को संविधान में किसी भी प्रकार का नंबर या किसी भी प्रकार की संख्या
नहीं दी जाएगी। तो आज हम लोग यह समझेंगे, ये पूरे प्रोसीजर को समझेंगे कि किस तरीके से किसी राज्य के नाम में परिवर्तन होता है, किस तरीके से दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाया जाता है, किस तरीके से एक राज्य में कई राज्य बनाए जा सकते हैं। इस प्रोसीजर को आइए हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का नाम बदल के क्या करना है, उत्तम प्रदेश। उत्तर प्रदेश का नाम बदल के उत्तम प्रदेश करना है, या किसी दो राज्य को मिलाकर एक राज्य बनाना हो, या एक राज्य को कई राज्यों में परिवर्तित करना हो। तो ये प्रोसीजर क्या है, आइए चीज़ों को हम समझते हैं। ये सारे इश्यूज जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत किए जाएंगे, तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत किए जाएंगे। और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ये तीनों कार्य अगर करने हैं तो सबसे पहले राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा पहल किया जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा पहल किया जाएगा कि दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना है, या एक राज्य को कई राज्य में परिवर्तित करना है, या उत्तर प्रदेश का नाम बदल के क्या करना है, उत्तम प्रदेश करना है। तो राष्ट्रपति के द्वारा पहल किया जाएगा, और यह माना जाएगा कि जो राष्ट्रपति कार्य कर रहा है वो किसके जो है सलाह पे कर रहा है, तो वह मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो राष्ट्रपति के द्वारा पहल किया जाएगा, और इस प्रस्ताव को कहाँ भेजा जाएगा, इस प्रस्ताव को भेजा जाएगा राज्य विधानमंडल के पास। राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाएगा, और राज्य विधानमंडल जो है इस प्रस्ताव से सहमत भी हो सकता है और असहमत भी हो सकता है। अगर सहमत होगा तो क्या करेगा, उसको एज इट इज क्या कर देगा, पास कर देगा। और अगर असहमत होगा तो हो सकता है कि कुछ उस प्रस्ताव में वो क्या करे, अपने कंडीशंस को या अपने जो है किसी रूल रेगुलेशन को क्या कर दे, जोड़ दे। अगर वह क्या करता है, कुछ संशोधन करता है, उसमें कुछ संशोधन करता है, तो केंद्रीय विधायिका, जो केंद्रीय विधायिका है वह उसके संशोधन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है। या अगर वह बिना किसी संशोधन के सहमति के भेज दिया तो वह सहमति से जाएगा केंद्रीय विधायिका में, और केंद्रीय विधायिका में क्या होगा, केंद्रीय विधायिका जिसको हम लोग संसद के नाम से जानते हैं, पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, उसमें क्या किया जाएगा कि लोकसभा होंगे और राज्यसभा होंगे। तो लोकसभा में क्या किया जाएगा, उसको साधारण बहुमत से पास किया जाएगा। साधारण बहुमत से क्या कर दिया जाएगा, उस प्रस्ताव को पास किया जाएगा। और जब साधारण बहुमत से लोकसभा में पास होगा तो फिर वह कहाँ पे जाएगा, राज्यसभा में, और राज्यसभा भी क्या करेगा, उसको साधारण बहुमत से पास कर देगा। तो जब राज्यसभा में पहले आया तो लोकसभा, और लोकसभा में पहले आया तो राज्यसभा क्या करेगा, इसको साधारण बहुमत से क्या करेगा, इसको जनरल मेजॉरिटी से क्या करेगा, इसको पास करेगा। और जिस दिन दोनों सदन से पास हो जाएगा वह जो है क्या हो जाएगा, या तो उस राज्य का नाम चेंज हो जाएगा,
या 2 राज्य को मिलाकर एक नया राज्य बन जाएगा, या एक राज्य जो है कई राज्यों में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ये पूरा क्या है, प्रोसीजर है। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, इस पूरे प्रोसीजर में केंद्रीय सरकार को क्या है, ज्यादा पावर क्या है, प्राप्त है। केंद्र सरकार अगर चाह लेगा तो 2 राज्य मिलाकर एक राज्य बन जाएंगे और एक राज्य जो है 2 राज्य में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। राज्य सरकार बेचारे जो हैं सिर्फ क्या है, इस सेंस में सहमति दे सकते हैं और असहमति जता सकते हैं। उनके सहमति और असहमति पर केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वह उनके सहमति के सेंस में तो कोई प्रश्न नहीं होगा, असहमति के सेंस में वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ये बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत क्या होता है, मेजॉरिटी क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। अगर आप बहुमत पे आएंगे कि बहुमत क्या होता है, मेजॉरिटी क्या होता है, तो बहुमत का मतलब होता है आधे से एक अधिक, आधे से एक अधिक। जैसे मान लीजिए लोकसभा है, लोकसभा में मेजॉरिटी, अगर लोकसभा का बहुमत आप निकालेंगे, मेजॉरिटी निकालेंगे, तो लोकसभा में कितने मेंबर है, 543 प्लस 2 क्या है, एंग्लो इंडियन है, तो 545 हैं, 2 545, तो 545 बटे 2 प्लस 1, तो 545 का जो आधा होगा उसमें अगर आप 1 जोड़ देंगे तो लोकसभा का मेजॉरिटी क्या हो जाएगा, निकल आएगा। अगर आपको राज्यसभा का मेजॉरिटी निकालना है तो 245/2 प्लस 1। कुल मिला के कहने का मतलब जो मेजॉरिटी होता है, जो बहुमत होता है, वह आधे से एक अधिक होता है। अब आइए हम लोग समझते हैं साधारण बहुमत क्या होता है। साधारण बहुमत समझने से पहले हम लोग बात करेंगे कोरम। ये कोरम क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं गण पूर्ति। और कोरम का मतलब है, कोरम जो होता है वह जितने मेंबर होंगे, कुल सदस्यों का 1/10। अगर आप लोकसभा का कोरम निकालेंगे, अगर आप लोकसभा का कोरम निकालेंगे तो 542/10। अगर आप राज्यसभा का कोरम निकालेंगे तो 245/10। तो ये जो कोरम होता है, गणपूर्ति होता है, इसका मतलब यह है कि सदन की कार्यवाही चलाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या, अगर इतना सदस्य जो है सदन में अवेलेबल होंगे तभी सदन की कार्यवाही चलाई जाएगी। तो ये कोरम होना बहुत ज़रूरी है किसी भी मुद्दे पे डिस्कशन डिबेट के लिए। तो कोरम जो होगा वह कुल सदस्यों का 1/10 होगा। लेकिन अगर समितियों का कोरम निकालेंगे, समिति किसी कमेटी का कोरम निकालेंगे, या कमेटी का कोरम जो न्यूनतम सदस्य संख्या होगा वह समिति के कुल सदस्यों का 1/3 होगा। अगर वो 1/3 सदस्य उस कमेटी के जिस भी मुद्दे पर वो कमेटी गठित की गई है, अगर वह कार्यवाही चलाना चाहता है तो कार्यवाही क्या होगा, चलेगा। उसके लिए गणपूर्ति होना बहुत ज़रूरी है, या कोरम का पूरा होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर आइए देखते हैं साधारण बहुमत क्या होता है। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत का मतलब होता है,
साधारण बहुमत का मतलब होता है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत क्या कहलाता है? साधारण बहुमत कहलाता है। ये दो शब्द है, एक है उपस्थित और एक है मतदान। जरूरी नहीं है कि जितने सदस्य उपस्थित हैं सब मतदान करें। तो कहने का मतलब क्या है? मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि लोकसभा में 400 मान लीजिए सदस्य क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। 400 सदस्य क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। 400 सदस्य उपस्थित होते हैं और इस 400 सदस्य में मान लेते हैं कि 250 सदस्य क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं या मतदान करते हैं। तो साधारण बहुमत क्या होगा? इस 250 का आधे से एक अधिक का मतलब कि 125 126 जो है क्या होगा? ये साधारण बहुमत होगा। साधारण बहुमत या जनरल मेजॉरिटी। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाया जाना या एक राज्य को 2 राज्य में परिवर्तित करना, ये सभी प्रक्रियाएं साधारण बहुमत से की जाती हैं, विशेष बहुमत से की जाती हैं या विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के समर्थन से की जाती हैं। तो हमने जो है बताया कि जो यह प्रक्रिया अपनाया जाता है यह किस माध्यम से किया जाता है? साधारण बहुमत से किया जाता है। पहला पॉइंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरा पॉइंट यह कि इस टाइप के जितने भी विधेयक होंगे वह राष्ट्रपति के जो है पूर्व अनुमति से क्या करे जाएंगे? प्रस्तुत किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट कि ये जितने भी अमेंडमेंट होंगे ये सभी अमेंडमेंट 368 के अंतर्गत अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे और इससे संबंधित ऐसे मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास होगा, पार्लियामेंट के पास होगा। आगे चलते हम लोग। फजल अली आयोग बनाया गया। फजल अली आयोग बनाया गया 1953 में और इस आयोग के आधार पर, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कशन कर लिया था, इस आयोग के आधार पर 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया गया? गठन किया गया। 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया और वर्तमान में 28 स्टेट हैं इंडिया में और 8 क्या है? यूनियन टेरिटरी। तो 28 क्या है? राज्य हैं और 8 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश। जिसमें हाल ही में आप देखे होंगे कि जम्मू एंड कश्मीर को क्या कर दिया गया? 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। उसके अलावा हाल ही में दादर नागर हवेली और दमन दीव को क्या कर दिया गया? एक में मिला दिया गया। फिर उसके बाद जैसे ही आप बढ़ेंगे तो 1960 में 1960 में महाराष्ट्र से अलग करके एक राज्य बना गुजरात। तो गुजरात कब बना? 1960 में। कौन सा राज्य था ये? यह राज्य था 15वां राज्य।
15वां राज्य गुजरात के रूप में बना, जिसको किससे अलग किया गया, महाराष्ट्र से अलग किया गया। कब बना, 1960 में। उसके अलावा 1963 में नागालैंड राज्य बना। नागालैंड राज्य बना, कौन सा नंबर का राज्य था, 16वां राज्य था, 16वां राज्य। उसके अलावा 1966 में, 1971 में, 1975 में धीरे धीरे जो है राज्यों का क्या किया गया, गठन किया गया। 2000 में आके सन 2000 में नवंबर 2000 में 3 राज्यों का गठन किया गया। 3 राज्यों का गठन किया गया। कौन कौन से राज्य थे, तो एक राज्य बना छत्तीसगढ़, दूसरा बना उत्तराखंड, तीसरा बना झारखंड। छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को एमपी से अलग करके, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके, और झारखंड 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से अलग करके बना। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य बना, छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना, उत्तराखंड 27वां राज्य बना, और झारखंड जो है 28वां राज्य बना। फिर उसके बाद अगर आप 2014 में आएंगे तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बना, तेलंगाना, और तेलंगाना जो राज्य बना। तो इस प्रकार भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई, 29 राज्य हो गए। उसके बाद अगर यूनियन टेरिटरी के स्तर पे आएंगे तो अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर राज्य को क्या कर दिया गया, दो यूनियन टेरिटरी में परिवर्तित कर दिया गया, एक JNK और दूसरा लद्दाख। और उसके अलावा दमन दीव, दादर नागर हवेली, ये 2 जो केंद्र शासित प्रदेश थे, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 28, और यूनियन टेरिटरी कितने हैं, तो यूनियन टेरिटरी 8 हैं। यहीं पे हम लोग टॉपिक करेंगे, छोटा सा टॉपिक है राज्य एवं संघवाद। संघवाद का जुड़ा हुआ जो मुद्दा है राज्य से, आए दिन जो है केंद्र एवं राज्य के स्तर पर दोनों में डिस्प्यूट दिखाई देता है। तो इस डिस्प्यूट को हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और इसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन अवेलेबल कराया गया है उस सॉल्यूशन पे भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर संघवाद के स्तर पे आएंगे तो मैंने बताया था कि संघवाद जो फेडरलिज्म होता है, फेडरलिज्म के अंतर्गत शक्तियों का क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, या पावर्स का क्या किया जाता है, डिवीजन किया जाता है। और यह शक्तियों का बंटवारा कैसा होता है, लिखित रूप में होता है। शक्तियों का बंटवारा लिखित रूप में होता है, जिससे कि हर प्रशासन का, जैसे स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, उनका अपना एक जो है क्या हो, अधिकार क्षेत्र हो, और उस अधिकार क्षेत्र में वह क्या कर सकें, स्वयं कार्य कर सकें, कोई दूसरा जो है उसमें इंटरफेयर न कर सके। लेकिन इस स्तर पे अगर आप देखेंगे तो सूची का क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। इस सूची में, लिस्ट में विषय रखे गए हैं, और वैसे सब्जेक्ट में वैसे वैसे क्षेत्रों को जो है कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अगर आप आएंगे तो संघ,
संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। इन तीनों सूचियों में अलग अलग विषय रखे गए हैं और इन सभी विषयों पर केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और केंद्र एवं राज्य दोनों को क्या किए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, वो क्या कर सके, ऐसे विषयों पे कानून बना सके। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी जो है केंद्र सरकार जो है क्या कर, केंद्र सरकार राज्य सरकार में जो है कानून बनाने को लेके जो है डिस्प्यूट जो है दिखाई देता है। इसको हाल ही के एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर बिल को लेके। एग्रीकल्चर बिल को लेके चूंकि एग्रीकल्चर जो है क्या है, राज्य सूची का विषय है और एग्रीकल्चर के कुछ इशूज को जो है समवर्ती सूची में भी रखा गया है, लेकिन वहाँ पे जो है राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर जो है क्या कर रहा है, डिस्प्यूट दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, इस स्तर पर संघवाद के लेवल पर जो है यहाँ पे डिस्प्यूट दिखाई देता है, जिससे राज्य की स्वायत्तता या ऑटोनोमस उनका क्या होता है, प्रभावित होता है। संघवाद में हम लोग दो टाइप के संघवाद को देखेंगे। एक देखेंगे कंपटेटिव फेडरलिज्म और दूसरा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है, सहयोगी संघवाद। सहयोगी संघवाद का मतलब ये है कि किसी भी योजना को लागू करने में और सफल बनाने में, किसी भी कानून को लागू करने में और सफल बनाने में, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में अगर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य को क्या करता है तो हम कहेंगे कि वहाँ पे केंद्र और राज्य के मध्य जो है कैसा भूमिका है, सहयोग का भूमिका है, मित्रता का भूमिका है। और ऐसा सिचुएशन किस नाम से जाना जाएगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम से जाना जाएगा। और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जब राज्य स्तर पर कंपटीशन, केंद्र और राज्य के स्तर पर कंपटीशन दिखाई दे विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए, तो वैसे सिचुएशन में उसको हम लोग कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म या प्रतिस्पर्धी संघवाद के नाम से जानते हैं। प्रतिस्पर्धी संघवाद में इसके कुछ निगेटिव भी पॉइंट दिखाई देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई स्टेट जो है गुजरात तेजी से विकास कर रहा है और बिहार विकास नहीं कर पा रहा, या मान लीजिए जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन के राज्य विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे संदर्भ में गुजरात के प्रति ऐसे राज्यों का जो है ईर्ष्या का भावना का विकास हो सकता है, क्योंकि उनके मन में ये होगा कि यह राज्य तेजी से विकास कर रहा है और हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो इस स्तर पे, संघवाद के स्तर पे, जहाँ पे शक्तियों को लेकर एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के कारण केंद्र और राज्य के मध्य जो है विवाद का सिचुएशन दिखाई देता है, जिससे राज्यों का स्वायत्तता क्या होता है, प्रभावित होता है, ऑटोनोमस क्या होता है, प्रभावित होता है। तो इन सभी मुद्दों को जो है इसके अंतर्गत क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो आज हम लोगों का जो है क्लास क्या है, यहीं तक। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।